सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मुद्रास्फीति में कमी, आर्थिक विकास को बढ़ावा विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। आइए सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि सीपीआई में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है मार्च महीने में, और ये कई वर्षों का न्यूनतम स्तर है। ये कुल मिला के क्या दर्शा रहा? जिस तरह के नंबर्स आए हैं उससे देखकर यही लग रहा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड प्राइसेस जो हैं, वो काफी कम हुए हैं, और इतने कम हुए हैं जैसा कि एक्सपर्ट्स ने भी नहीं सोचा था। जो स्तर मार्च में सीपीआई का दिखा है उसने बहुत सारे लोगों को चकित किया, क्योंकि बाजार में जो लोग इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं उनके प्रेडिक्शन से काफी नीचे आया है। अच्छी बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इन्फ्लेशन और सीपीआई जो है उसको कंट्रोल करने और उसको मैनेज करने का काम करती है, उसने जिस तरह से देखा था इन्फ्लेशन को, उसी दिशा में इन्फ्लेशन या सीपीआई जो है वो जा रही है। मैं आपको बताऊं कि आरबीआई जो देश में इन्फ्लेशन है, सीपीआई जो है, उसको 4% प्लस माइनस 2% जी, यानी 2 से 6% के बीच में रखने का जो काम है वो करती है, और यही पार्लियामेंट ने आरबीआई को काम दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको, उसमें यही मेन काम है। जब भी कभी 4% के नीचे सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो जाता है, वो आरबीआई को इस तरह का ऑप्शन देता है कि आप विकास की दर जो है उसको प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है, जिसको पॉलिसी रेट बोलते हैं, उसको घटा सकें। मार्च में जिस तरह का सीपीआई आया है वो 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। अक्टूबर 2024 के बाद से लगातार सीपीआई इन्फ्लेशन घट रहा है। जिस तरह से खाद्य पदार्थों के मूल्य, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, मीट हो और बाकी चीजें जो हैं, दाल हैं, ये सब कम हुए हैं, वो इन्फ्लेशन के इस डायरेक्शन को दिखाते हैं। गिरावट जो है इसी वजह से हुई है। यहाँ दूसरा कहने पूरक सवाल मैं इसी से संबंधित कहूँ, दामों का ये घटना, क्या जो इसके उत्पादक हैं, विशेष रूप से कह लें कि जैसे मार्च में नई फसलें आनी शुरू हो जाती हैं फरवरी से, तो क्या जो नई फसल आई है उसका मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ के दाम घटने में असर रहा, या किसानों के हित मारकर बाजारवादी जो प्रवृत्तियां हैं उसको कम कर दे रही हैं, जिसके चलते यानी ये कमी दिख रही है? देखिए, कई फैक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं वो भी उसमें होते हैं, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो डिमांड सप्लाई जो है उसका बैलेंस, वो डायरेक्शन तय करता है कि इन्फ्लेशन किस दिशा में जाती है। अब डिमांड को बढ़ाने वाले जो चीजें हैं वो अगर ज्यादा हावी हो जाते हैं, या सप्लाई जो है वो अगर ज्यादा हावी हो जाता है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये तय बात जरूर है कि जिस तरह से नीतियां बनाई जा रही हैं और जिस तरह से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भारत में अपने स्टेप्स लेती है, सरकार अपने जो पॉलिसीज बनाती है, वो पहले जैसा होता था उसके मुकाबले आज इन्फ्लेशन जैसी चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब होती है, अगर सरकार ने नीति बनाई है। जी, यहाँ पर संतोष जी थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि सरकार ने कौन सी नीतियां बनाई जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उनको मिल रहा है, जिससे महंगाई घटी है। देखिए, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, जैसे फल है, सब्जी है, दूध है, ये सारी चीजें हैं। इनका जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन अगर बाजार में जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में आ रहा है, उस प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए या उस प्रोडक्शन को लाने के लिए, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो फल और सब्जियां होते हैं वो बहुत मात्रा में बेकार बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। सरकार ने ऐसी नीतियां लाई हैं कि गांवों में, देहात से, एक तो कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बढ़ी है, दूसरा है वेयर हाउसिंग जो है वो सब बढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है उपलब्धता को बढ़ाती हैं। दूसरा, जब कृषक जो है या जो किसान है वो जब इन चीजों का उत्पाद करता है, वो अगर उत्पादन के समय ही अगर खराब होना या उत्पादन में दिक्कत आना या प्रोडक्शन जो है वो उस लेवल पर नहीं हो पाना, वो सारी चीजें होती हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो सरकार ने जो कदम उठाए जिससे प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़े, वो पहला कारण है। दूसरा, अगर मार्केट में सामान को पहुंचाने में आसानी अगर आज है तो वो दूसरी चीज है। और तीसरी, कोई ऐसी तरह की बाधा या अवरोध जो है वो ना रहे जो कि बाजार में ये सब चीजें उपलब्ध हों। ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार जो है अपनी नीतियां समय समय पर अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो करते रहते हैं। एक तो ये है, और मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगा कि कई बार सिर्फ यही सरकार की नीतियां ही नहीं, कई बार जो बाकी और चीजें जो इम्पैक्ट करती हैं इन्फ्लेशन को या बाजार में किस तरह से सामान की उपलब्धता रहेगी, वो भी मैटर करता है। जैसे आपने सुना होगा कि आईएमडी ने इस बार ये प्रेडिक्ट किया है कि मॉनसून जो है वो अबव नॉर्मल होगा। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गर्मियों के दिन आ गए, तो गर्मियों के दिन में क्या होता है कि फल और सब्जियां जो हैं वो बर्बाद होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है?
जिससे कि बाजार में उपलब्धता कम हो सकती है, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, तो बाजार में प्राइस बढ़ सकता है। बट अगर अबव नॉर्मल अगर मॉनसून है तो आने वाले महीनों में जो प्रोडक्ट्स आएंगे या जो खाद्य पदार्थ जो आएंगे वो जाहिर तौर पर ये अपेक्षा है कि वो ये जो चीज है जो कि गर्मी बढ़ने से सामान खराब होंगे उस चीज को मिटिगेट कर देगी। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं इन्फ्लेशन को बाजार में। पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, थोक मूल्य सूचकांक भी घटा है, सीपीआई भी घटा है। आने वाली तिमाही में क्या लग रहा है, यही प्रवृत्ति जारी रहेगी या उसमें बदलाव के आसार उपलब्ध परिस्थितियों को देखकर आपको लग रहे हैं? तो अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रेडिक्ट भी करता है, तो आरबीआई ने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि 4%, जैसे मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे मेजर जो रोल है वो है कि जो ये सीपीआई है या इन्फ्लेशन जो है उसको 4% प्लस माइनस 2% यानी 2% से 6% के बीच में रखे। 4% के नीचे होना आरबीआई के लिए या 4% के करीब होना जो आरबीआई के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल। आरबीआई ने यह प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी ये 4% के नीचे ही रहेगी। रीजन जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मॉनसून है वो अबव नॉर्मल होगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट जो है एडवर्सली इन्फ्लेशन पे पड़ने की संभावना कम है। कीमतें जो है वो भी इतनी तेजी से बढ़ने की संभावना नहीं है। दूसरा, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की दरें बढ़ाई है या लगा रहे हैं उसका जो डिस्फ्लेशनरी प्रेशर है उससे भी थोड़ी सी मदद मिल सकती है। वो अगर कहीं गर्मी से या कुछ से अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो उसको मिटिगेट हो जाने की संभावना है, ऐसा आर्थिक विश्लेषक जो है ये सोचते हैं, कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो महंगाई की दर है आने वाले दिनों में भारत में वो 4% के नीचे ही रहेगी, वही ट्रेजेक्टरी रहेगी। ये एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न कि मुद्रास्फीति घट गई तो इससे घरेलू खपत और जो खरीदने की हमारी क्षमता है उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इन्फ्लेशन अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपको सामान जो है वो कम प्राइस में मिल रहा है, सामान की उपलब्धता बाजार में है, तो जाहिर तौर पर आप जाएंगे, जाकर ज्यादा सामान खरीदेंगे या खरीदना अगर चाहें तो वो खरीदेंगे। लेकिन इसको मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा। जब मुद्रास्फीति की दर कम होती है, जैसे 4% के नीचे अगर आ गई, तो जो इंडस्ट्री है या जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनको की व्यापार में पैसा लगाना है या जो करना है, सरकार क्या करती है कि सरकार के पास वो विंडो हो जाता है, सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के पास। हालांकि काम तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। वो क्या करती है, सरकार का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पॉलिसीज लाना जिसमें आर्थिक विकास बढ़े। आरबीआई का काम है इंटरेस्ट रेट को भी देखना और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए देखना। जैसे ही मुद्रास्फीति की दर कम हुई या 4% के नीचे अगर गई तो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करेगा। आपने अभी देखा होगा कि 2 बार ऑलरेडी जो है 0.25 बेसिस पॉइंट 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट 2 बार कटौती हो चुकी है। विश्लेषक कह रहे हैं और या फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है कि आने वाले दिनों में और भी 2 बार जो है इंटरेस्ट रेट कट होगी। तो ऐसा होगा तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट कट करती है तो वो एक बड़ा जो है वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लोगों के पास सस्ते दर पर जो है वो फंड अवेलेबल होगा, लोन मिल सकेगा और वो आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये प्रोसेस जो है वो आप देखेंगे आने दिनों में। यहाँ पर कृषि क्षेत्र से ही संबंधित एक और सवाल, अमेरिका में जो शुल्क को लेकर नीतियां बनी हैं और भारत पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसमें कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ने के आसार लग रहे हैं, क्या संभावनाएं लग रही है आपको? देखिए, जो टैरिफ है या जो दर लगाया गया है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लगा है। जैसे भारत है, भारत पर उन्होंने 26% लगाया है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पर इससे ज्यादा है। हमारे जो कॉम्पिटिटर देश हैं जो बाहर के दुनिया में, जैसे चीन ले लीजिए या ताइवान ले लीजिए या दूसरे जो है, वहां पर उन्होंने और ज्यादा दरें लगाई। जो यूरोपियन यूनियन है वहां 20% लगाया है और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उस पर 10% लगाया है। वजह ये रही है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट है यूएस का। इंडिया के साथ भी, भारत के साथ भी एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो बहुत जल्दी साइन होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। तो भारत के साथ जो भी होगा एग्रीमेंट, उसके तहत पर वो टैरिफ जो है वो लगेंगे। लेकिन यहाँ इन सब बातों के साथ मैं ये कहूंगा कि अभी उन्होंने 90 दिन का समय दिया है और सिर्फ चाइना के ऊपर अभी टैरिफ जो है वो इम्पोज हुआ है। इन 90 दिनों में अमेरिका और बाकी जो दूसरे देश हैं वो भी असेसमेंट करेंगे कहाँ क्या हो सकता है, कितना इम्पैक्ट किस सेक्टर में होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये जो टैरिफ लगे तो उसके बाद सबसे पहला जो भारत की तरफ से रिएक्शन आया वो कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया। वहां उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स यानी इंडस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट के लोग जो हैं उनको कहा है कि आप स्टडी करो कि आप पर क्या इम्पैक्ट होगा और हमें बताओ। उसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है
इसलिए कि अगर किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट जो आपसे कम्पीट कर रहा है उसको दिक्कत अगर हो रही है तो आपके लिए वहां एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चाहे वो कृषि हो या उद्योग जगत का कोई सेक्टर हो या कुछ भी हो, सरकारें भारत में भी और दूसरी जगहों पर भी अभी वो एनालिसिस कर रही हैं कि क्या इम्पैक्ट और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। इतना इम्पैक्ट होगा, इन चीजों में ऐसा हो सकता है, कुछ भी होना है, तय है, ये चीजें कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आईआईपी के हालिया आंकड़ों के समक्ष। आईआईपी के आंकड़े और मुद्रास्फीति के आंकड़े घट दोनों रहे हैं। फरवरी का जो आंकड़ा आया उसमें आईआईपी के आंकड़े इससे पिछले महीने की तुलना में कम आए। दोनों को यदि हम मिला के बात करें तो अर्थनीति कहाँ जाती दिख रही है आपको और कहाँ चिंता के आसार दिख रहे हैं? देखिए, ये डायनामिक्स मैंने आपको अभी पिछले वाले सवाल में बताया था कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है तो यानी आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए स्कोप है, बैंडविड्थ। क्लासिकल एग्जांपल है अभी का कि 2019 के बाद से सबसे लोएस्ट लेवल पर सीपीआई है या फिर पिछले 5-6 महीने से घट रहा है। आरबीआई का एक्सपेक्टेशन ये है कि 4% के नीचे रहेगा, यानी कि जो पॉलिसी रेट जो होता है, जिस रेट पर लेंडिंग होती है, आरबीआई जो तय करता है उसमें और कमी करने के आसार हैं और कमी करने का स्कोप है। तो आरबीआई जो है वो कमी करेगी। जैसे ही वो दर कम होता है तो इंडस्ट्री के पास, लोगों के पास लोन लेने का लीवरेज होगा। जैसे ही वो लोन लेंगे और अर्थव्यवस्था में लगाएंगे तो आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, आईआईपी बढ़ेगा, सब कुछ चीजें जो है आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगी। अभी आप सोच रहे हो, जैसे आरबीआई ने कहा 6.5% जो है इस साल वो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। अगर ये मोमेंटम आता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये कंप्लीटली रिलेटेड डायनामिक्स है जो कि आरबीआई और सरकार दोनों देखते रहते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। यदि हम मौसम की आपने चर्चा की और भारतीय मौसम विभाग है उसने अपेक्षा से बेहतर बारिश होने के अनुमान व्यक्त किए हैं। कुल मिलाकर किस सेक्टर पर आपको लग रहा है कि अच्छा विकास होता नजर आएगा आने वाले? तो ये भी एक साइकिल है मनोज जी। देखिए, अगर रूरल इंडिया जो है उसमें अगर अच्छी बारिश होती है इसका मतलब अच्छा प्रोडक्शन होगा, यानी कि किसान के हाथ में पैसा होगा, वो इन्वेस्ट करेगा। किसान कहाँ इन्वेस्ट करता है? रूरल एरिया में जो भी चीजों में जिन जगहों पर इन्वेस्टमेंट होता है वो सेक्टर्स जो है वो बेनिफिट करेंगे। ये साइकिल हमेशा होता है। जब भी अच्छी बारिश होती है तो रूरल एरियाज में लोगों के हाथों में पैसा होता है, बैंकों में पैसे आएंगे और जो चीजें किसान खरीदता है वो मोटरसाइकिल खरीदेगा जाके या एसी खरीदेगा। एसी अगर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे आज जो जहाँ किसान हैं वो अच्छी काम करते हैं तो वहां पर तो हर तरह के सामान जिसमें कि रूरल एरिया में एक्सपेंस होता है उन सब सेक्टर्स को बेनिफिट होगा। तो वो सेक्टर अगर बेनिफिट होंगे तो उसका चेन रिएक्शन होता है, वो ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा। तो अच्छी बारिश से ना एक वो चेन रिएक्शन बनता है, किसान के हाथ में पैसा, और अगर किसान को दिख रहा है अच्छी बारिश है तो वो अच्छी तरह से फसल लगाएगा। अच्छा फसल हुआ तो मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्शन जो भी होगा वो आएगा, उससे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर किसान के हाथ में पैसा है वो खर्च करता है, वो खर्च करेगा तो जिन जिन सेक्टर में जहां जहां चीजें खरीदेगा वो सेक्टर बूस्ट होगा। वो अगर बूस्ट होता है तो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगा। ओवरऑल जैसे ही अच्छी बारिश होती है आपने देखा होगा कि वो कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी ग्रोथ का होता है वो बढ़ जाता है, यानी चक्का चल पड़ता है, तेज गति से चलने लगता है। यहाँ एक अहम सवाल, अक्सर जो ये आंकड़े आते हैं उसमें जो शहरी भारत है वहां के आंकड़े थोड़े कम होते और ग्रामीण भारत के आंकड़े बढ़े हुए होते हैं। ये जो अंतर है वो क्यों है? कॉम्पोजिशन की बात है। देखिए, आज डिजिटाइजेशन के बाद शहर और गांव दोनों में दूरी जो है वो बहुत कम हुई है, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं हुई है कि जो खपत और जो चाहत है और जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंसेस हैं, उसमें बिल्कुल समानता आ गई हो। जैसे आप अगर शहरी अर्बन जगहों पे आएंगे तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो उस तरह के प्रोडक्ट्स की खपत ज्यादा होती है। रूरल एरिया में वो खपत नहीं है। ऑब्वियसली जिस तरह की खपत है उसी तरह से जो है आपको इन्फ्लेशन हो या कोई भी डेटा जो है उसमें उतार चढ़ाव जो है वो दिखता है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन हो या ग्रोथ हो या कोई भी चीज हो वो तो एक कंपोनेंट होता है या उसी से रिलेटेड जो है वो ग्रोथ में टर्न होता है। वो अगर खाद्य पदार्थों की खपत जो है वो रूरल एरियाज में अगर ज्यादा है और अगर खाद्य पदार्थों की कीमत जो है वो कम हो गई है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है रूरल एरियाज में वो कम दिखेगी क्योंकि वहीं खपत उनकी ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे जहां जो अर्बन एरियाज में जिन चीजों की खपत होती है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी खपत है, चाहे जो भी हो क्योंकि उनके आर्थिक स्तर ऊपर है, वो खपत अगर कम नहीं हुई है तो वो इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई भी चीज हो वो तो कम नहीं होएगा ना, तो वो दिखता है। तो ये अंतर जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी, जस्ट बिकॉज जो कैपेबिलिटी है खर्च करने की और एरियाज जिसमें खर्च होता है, रूरल हो या अर्बन हो, उसके हिसाब से डेटा रिफ्लेक्ट करता है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। अभी आप सुन रहे थे मुद्रास्फीति में कमी, आर्थिक विकास को बढ़ावा विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।
सुर्खियों में।